जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो कंप्यूटर है। यानी कंप्यूटर से आने वाले सभी सवालों को हम लोग देखेंगे, जो ऑनलाइनर जीके बुक से लेकर आया हूँ। ये आपका जो बुक है वो आपका किरण पब्लिकेशन सामान्य अध्ययन बुक से लेकर आया हूँ। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं हम लोग, और इसमें लगभग 200 से 300 प्रश्न उत्तर मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले कंप्यूटर का जो इतिहास है वो है आंतरिक कैलकुलेटर का उद्गम दो गणितज्ञ ब्लेज पास्कल 1623 से 62 और गॉटफ्रीड विल्हेम लेवेंटज 1646 से 1716 के कार्यों में खोजा जा सकता है। ठीक है, लेकिन चार्ल्स बेबेज 1792 1871 ने जॉन नेपियर 1550 1617 द्वारा खोजे गए लघुगुणक अंकनों को समाहित कर सकने वाली कैलकुलेटिंग मशीन बनाने का विचार किया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब है कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उनका विश्लेषण करता है और आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ठीक है, अब है यह डाटा के भंडारण यानी स्टोरेज तथा तीव्र और त्रुटि रहित ढंग से इसका विश्लेषण का कार्य करता है। जैसे ये डाटा देखिए, प्रक्रिया प्रोसेस करता है, फिर सूचना देता है, आउटपुट होता है इसका। इनपुट लिया, फिर प्रोसेस हुआ इसका, फिर आउटपुट हुआ। अब डाटा डाटा जो है तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। संख्यात्मक डाटा यानी न्यूमेरिकल डाटा, यह अंकों से बना डाटा है जिसमें 0, 1, 2 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन, मैथ वाले प्रश्न आदि। दूसरा है चिन्हात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इनकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। अब है सूचना, इंफॉर्मेशन। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। और सूचना प्राप्ति जो होता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो होता है, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाता है। आगे है डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। दूसरा है अनुदेश, इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को अनुदेश कहा जाता है। और प्रोग्राम यानी कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक बार और इसको देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन, अनुदेश। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। और प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की आधारभूत संरचना। कंप्यूटर छोटा हो या बड़ा, चाहे वह नया हो या पुराना, इसके चार मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा आप देख सकते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी। ठीक है, और इनपुट यूनिट जो होता है डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, और निर्देश यानी कमांड्स को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत आंतरिक युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति। ठीक है, आगे है चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों 0 और 1 या ऑन और ऑफ को समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से उसे बाइनरी संकेत में बदलते हैं। इस तरह इनपुट डिवाइस के निम्न कार्य हैं: डाटा अनुदेशों तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना और उन्हें बाइनरी कोड में बदलना, और बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। ठीक है, अब कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं, क्या क्या हैं। तो कीबोर्ड है, ये इनपुट है, देखिएगा ये सब सारे इनपुट हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, लाइट पेन जिसको बोलते हैं, स्कैनर, बार कोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब क्या है, ये सब इनपुट है। ठीक है, और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये आपका क्या है, ये भी इनपुट है। और माइक क्या है, ये भी इनपुट है। और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी इनपुट है। अब आइए आउटपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को
प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम बाइनरी संकेतों 0 और 1 में होते हैं, अतः उन्हें आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। और आउटपुट डिवाइस के कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना, प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना और परिणाम के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। दूसरा, कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस: मॉनिटर या वीडियो, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू या सिस्टम यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर पर जो भी काम किए जाते हैं वह सीपीयू में ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और इसका काम है किसी व्यक्ति या उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों को समझकर उनका ठीक ठीक पालन करना, ठीक है। और जोड़ना, घटाना और अंकगणितीय क्रियाएं, दो संख्याओं की तुलना करना या किसी विशेष बात की जांच करना आदि इसका काम है, ठीक है। अब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में इसका कार्य है मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग आदि। और कुछ लॉजिकल कार्य बराबर हैं, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है या संपादित करना है, ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, यह कंट्रोल इकाई का काम करता है, हमारे आदेशों को समझकर उनका सही सही पालन कराना और कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखना और नियंत्रित करना इसका काम है, ठीक है। यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर रहता है। इसके मुख्य कार्य क्या है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ठीक है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना और मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना और उसके बाद निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना, ठीक है। फिर है मेमोरी। मेमोरी जो है, मेमोरी डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है और प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। आप देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ये देखिए, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। इसमें मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट इकाई होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, आउटपुट इकाई इधर होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और आउटपुट इकाई होता है। आइए देखते हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणाम को संग्रहित किया जाता है। आप देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन बुक से ऑनलाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान, जिसमें आप कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। यह अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाते हैं। और द्वितीयक या सहायक मेमोरी या मुख्यतः चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, ठीक है। यह अस्थायी मेमोरी है जिसमें विद्युत उपलब्ध न होने पर भी सूचनाओं का ह्रास नहीं होता है। लीनियर बस, देखिए एक मिनट, इधर है नेटवर्क संरचना, ठीक है। ये फिजिकल टोपोलॉजी है, ये तार है और ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। लीनियर बस को एक्सिलेट ट्विस्टेड पेयर तार और इसमें प्रोटोकॉल होता है इथरनेट लोकल टॉक। स्टार स्ट्रक्चर ट्विस्टेड पेयर होता है, इथरनेट लोकल होता है और फाइबर होता है, ये इधर ट्रोपोलॉजी टॉक है ये और स्टार्ड वायर्ड ये ट्विस्टेड पेयर होता है, इसमें टोकन रिंग लगता है, ठीक है। और रिंग ट्री होता है, इसको को एक्सी पेयर ट्विस्टेड पेयर फाइबर से जोड़ा जाता है और ये इथरनेट होता है, ठीक है। इथरनेट कहलाता है। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण को पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको छोटा कर लेते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं। चलिए आगे है कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का वर्गीकरण हार्डवेयर उपयोग के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर, ठीक है। चलिए, हार्डवेयर उपयोग के आधार पर होता है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। और आकार और कार्य के आधार पर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और कार्य पद्धति के आधार पर होता है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर पीढ़ियाँ, ये कंप्यूटर पीढ़ियाँ है। आगे है पहली पीढ़ी 1940 से 55, ठीक है। मुख्य कंपोनेंट था सर्क्यूटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व इसमें लगा रहता था। और मेमोरी एलिमेंट्स था, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम। और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। भाषा था लोवेलेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उदाहरण है ENIAC, EDSAC, EDVAC, यूनिवेक, ठीक है। दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 में ट्रांजिस्टर, इसका और आविष्कार 1947 में हुआ। मैग्नेटिक फोर्स तथा मैग्नेटिक टेप्स इसमें था। और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। और भाषा असेंबली लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, जैसे आपका फोर्ट्रेन हो गया, एक मिनट, फोर्ट्रेन, कोबोल, ठीक है। और IBM इसका उदाहरण है, इस कंप्यूटर का IBM 700 और 1401, IBM 7030, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आप देख सकते हैं, तीसरी पीढ़ी में 1964-71 में इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता था। और रैम डिस्क इसमें स्टोरेज के रूप में। और लाइनक्स, ये इसका जो, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स था। और भाषा था इसका एल्गो और C प्लस जावा प्लस SQL, ठीक है। और उदाहरण है CDC 6600, ठीक है, IBM 360, IBM 370, CRA Y1, ठीक है। उसके बाद चौथी 1972 में आया। अब तक LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और सभी प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बन गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो DOS और लाइनक्स। और SQL और ओरेकल इसका ORACLE इसका लैंग्वेज है। ऑल PCN डेस्कटॉप CRAY XMP इसका उदाहरण है। पांचवी है डेवलपमेंट फेज, ठीक है। कृत्रिम ज्ञान तथा नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता डालने का प्रयास चल रहा है, ये भी चल रहा है, अभी बना नहीं है। अगला है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है नैनो कंप्यूटर, ठीक है। नैनो ट्यूब्स जिसका व्यास 1 नैनोमीटर 1×10⁻⁹ तक हो सकता है, के प्रयोग से अत्यंत छोटे एवं विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। और क्वांटम कंप्यूटर विद्युत विकिरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं और इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। और इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है, ठीक है। अगला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके, ठीक है। और इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। और अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में यह प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। और यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं, क्या क्या हैं सो देखिए। कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना और हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना और मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना, ठीक है। उसके बाद है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। और यह किसी एक ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ क्षेत्र तक ही फैला रहता है। इसका आकार छोटा, डाटा हस्तांतरण की गति तेज तथा त्रुटियां कम होती है। इथरनेट एक लोकप्रिय लैन है, ठीक है। और लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें रख रखाव आसान होता है।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN, यह क्या होता है? यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी 100 किलोमीटर त्रिज्या में स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। ठीक है। दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है। इसमें कंप्यूटर को टेलीफोन, प्रकाश तंतु या कृत्रिम संचार उपग्रह से जोड़ा जाता है। इसमें गति कम रहती तथा त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है। इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। और इंटरनेट भी वैन का एक उदाहरण है। ठीक है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। ठीक है। इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर का एक बड़ा जाल है जो टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ठीक है। और इसमें मुख्यतः ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और FTP, ई-कॉमर्स आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है। इंटरनेट कंप्यूटर को जोड़ता है और वर्ल्ड वाइड वेब उससे जुड़े कंप्यूटर की सूचनाएं वेब पेज के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इस कार्य में इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी ब्राउजर प्रोग्राम की सहायता से कार्य करता है और मोडेम की स्पीड, जिस गति से अपना सूचना टेलीफोन लाइन के द्वारा भेजेंगे या प्राप्त करेंगे, वह भी मोडेम द्वारा ही निर्धारित होती है। और टेलीफोन लाइन इंटरनेट पर सूचना टेलीफोन लाइन द्वारा ही प्रेषित की जाती है। जब टेलीफोन लाइन वैसी ही होती है जैसे हमारे घरों में प्रयुक्त होती है। अन्य कनेक्शंस, टेलीफोन लाइन के अलावा इंटरनेट पर सूचना आदान प्रदान हेतु अन्य तीव्र गति वाले कनेक्शंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन तीव्र लाइनों का यही काम है कि इससे आपकी टेलीफोन लाइन बाधित नहीं होगा। और ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क डाटा, ISDN। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क डाटा के डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट है जो टेलीफोन कंपनियों द्वारा दिया जाता है। अगला है केबल मॉडेम। यह केबल मॉडेम के जरिए आप इंटरनेट से वैसे ही जुड़ सकते हैं जैसे कि केबल के द्वारा आप केवल टीवी नेटवर्क से जुड़ते हैं। यह केबल मॉडेम 3000 kbps की गति से सूचना संप्रेषित करता है और आपका स्थानीय केबल ऑपरेटर यह सुविधा प्रदान कर सकता है। DSL, एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, काफ़ी नाजुक तकनीकों का इस्तेमाल कर बाइटों की बड़ी संख्या को टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदत्त ट्विस्टेड पेयर केबल डिजिटल लाइन सर्विस द्वारा करती है। DSL ISDN लाइनों के मुकाबले में कुछ तेजी से ट्रांसफर दरों को प्रदान करती है, इसलिए वह थोड़ी महंगी भी होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो आपके इंटरनेट तक पहुंच कुछ पैसे लेकर प्रदान करती है। ऐसे कई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं लाभ अलग अलग कीमत पर प्रदान करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है इसको ई-कॉमर्स भी कहते हैं। यह वित्तीय बिजनेस ट्रांजैक्शन का जरिया है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर किया जा सकता है। तो ये था आपका पार्ट 1 कंप्यूटर का जो मैंने आपको बताया। कल का टॉपिक रहेगा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर और इसमें लगभग 200 से लेके 300 सवाल मैं आपको फिर कराऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद,